Good morning, student. Now we will continue our chapter 1 of history, how, when and where. In our previous class, we completed about what is date and why are dates important in history. Now, today we will read how do we periodize, यानी कि हम हिस्ट्री को कालखंड में कैसे डिवाइड करते हैं. In 1817, James Mill, Scottish economist and the political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. He divided the history in 3 periods: Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने इस हिस्ट्री को विशाल 3 खंडों में डिवाइड किया. कौन सी हिस्ट्री को? इंडियन और ब्रिटिश हिस्ट्री को, यानी ब्रिटिश और भारत के इतिहास को. और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इस बुक के अंदर उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. इन 3 खंडों में बांटने के बाद क्या आपको लगता है कि इस तरीके से इस इतिहास में को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम थी? जबकि वाइडली यानी सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था. Why do we try to divide history in different periods? हम इनको अलग अलग कालखंडों में डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its essential feature they appear to us. अब हम बात करते हैं कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया. इतिहास को अलग अलग कालखंडों में डिवाइड करने की क्या वजह होती है, क्या कारण होता है? इसका मेजर कारण होता है कि हम एक दौर की सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं. इसलिए हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसी की सहायता से इतिहास को बांटने की कोशिश करते हैं. So the term through which we periodize that is democratic. The difference between the periods become important. और इसीलिए हमारे बीच ये कालखंड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. They reflect our ideas about the past. ये हमारे पास्ट के विचारों को बताते हैं. And show how we see the significance of the change from our period to the next period. और एक पीरियड से दूसरी पीरियड्स में जो चेंजेस आए हैं उनके सिग्निफिकेंस को हम किस तरीके से देखते हैं. Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstition practiced. सोशल. अब हम बात करते हैं कि मिल का कहना था कि जब वो लोग भारत में आए थे तो भारत की जो कंडीशंस थी, भारतीय सिविलाइजेशन की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी. और भारत के अंदर या तो मुस्लिम या फिर हिंदू डेपोट्स का मतलब तानाशाहों का शासन था. और जो भारतीय सोसाइटी थी वो किन चीज़ों से भरी हुई थी? धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों, इनसे भरी हुई थी. यानी कि इन सब का उसमें बोलबाला था. ब्रिटिश रूल. मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. मिल का सोचना था कि ब्रिटिश रूल इंडिया को सिविलाइज करे. टू बी दिस इज वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया. इसके लिए उनको भारत के अंदर यूरोपियन आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों को और कानूनों को
इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड conquer all territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable to progress without British। उनका तो यह भी कहना था, यानी मिल की तो राय थी कि ब्रिटिश शासन काल में भारत की एक ऐसी सभ्यता की राह पर लेके जाए और उसकी सारी टेरिटरीज के अंदर अपने शिष्टाचार को लगाए और सारे भारतीय भूभाग को अपने अंडर ले ले, यानी अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि भारत की जनता के अंदर ज्ञान और उनको सुख प्रदान किया तभी जा सकता है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना भारत की प्रगति नहीं हो सकती। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? अब उनकी धारणा क्या थी? इतिहास की धारणा क्या थी कि अंग्रेजों के शासन से प्रगति और सभ्यता आई है इंडिया में। उनका मानना था कि उससे पहले जो भारत का दौर था वो अंधकार से भरा हुआ था। क्या हम इस धारणा को स्वीकार कर सकते हैं? In any case, can we refer to any period of history, हिंदू और मुस्लिम, या हम किसी भी भारत के पार्टिकुलर पीरियड को हिंदू और मुस्लिम के नाम से स्वीकार कर सकते हैं? डू नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली थ्रू द रिलीजन एंड थ्रू द पीरियड। इसका मतलब ये है कि हम इसको हिंदू या मुस्लिम फेथ के अकॉर्डिंग स्वीकार नहीं कर सकते कि उसी समय उसी पीरियड में भारत में एक साथ और भी बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे धर्म प्रचलित थे। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एंड इज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? क्यों हम उस पीरियड को उस राजा के धर्म के अकॉर्डिंग बांटे? टू डू so is to suggest that the lives and practice of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अब हम इसको पढ़ते हैं। अब शुरू से मैं आपको पूरा पैराग्राफ बता देती हूँ कि इतिहास की इस धारणा में कि अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता, अंग्रेजी शासन काल से पहले सारा भारत जो था वो अंधकार में था। क्या इस तरह की धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर के रूप में कहा जा सकता है? क्या इन सभी तरह के दौरों में बहुत सारे धर्म एक साथ चलते थे? किसी युग को उस समय के शासक के धर्म के आधार पर तय करना जरूरी है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि और किसी के जीवन का तथा तौर तरीकों का उस समय कोई भी महत्व नहीं था। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर काल को किसी राजा के धर्म से इंगित करते हैं तो इसका मतलब वहाँ रहने वाले और लोगों का कोई भी महत्व नहीं था। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history in ancient, medieval and modern period. अगर हम ब्रिटिश को छोड़कर चले जाते हैं या ब्रिटिश की क्लासिफिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भारतीय इतिहासकारों ने इसको 3 पार्ट में बांटा है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम थी। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. अब हम बात करते हैं कि
भारतीय इतिहासकारों ने इस समय को कितने पार्ट में बांटा, वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने 3 पार्ट में बांटा। वो कौन से थे? एंशिएंट था, मेडिवल था और आधुनिक था। ठीक है। अब इन काल्स में बांटने के ऊपर भी कुछ समस्या थी। वो समस्या क्या थी? इतिहास को खंडों में बांटने की यही विधि हमने कहाँ से ली थी? पश्चिम से ली थी। पहली बात, हमने ये विधि कहाँ से ली? पश्चिम से ली थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति व समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी आधुनिक युग किसका युग है? किसका है? आपके विज्ञान का युग है, जिसके अंदर लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी चीजों को जगह दी जाती है। Medieval was the term used to describe a society where these features of modern society did not exist. जबकि मिडिवल पीरियड वो है जिसमें ये सब चीजें प्रचलित नहीं है। कैन बी uncertainly features of the modern society except this characterization of the modern period to describe the period of our study. क्या हम मॉडर्न पीरियड्स को जो है की अवधारणा को स्वीकार कर सकते हैं अपने इस इतिहास को डिस्क्राइब करने के लिए या इसकी विशेषताओं को बताने के लिए? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality. आपको पता है कि जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, लोगों के पास समानता नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, लिबर्टी यानी मुक्ति नहीं थी। नोर वॉज द पीरियड वन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही कोई आर्थिक विकास उस समय था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस पीरियड एज द कॉलोनियल, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इस टाइम को नाम दिया है औपनिवेशिक काल का। व्हाट इज दिस कॉलोनियल? ये कॉलोनियल क्या है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द हिस्ट्री ब्रिटिश कम टू conquer the country and establish their rule, subjugating